आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बधाई। आज का दिन है जब हम किसी भी इस तरह का दिन जब मनाते हैं तो एक मुद्दे पर, हालांकि हमेशा कहा जाता है कि एक ही दिन क्यों, किसी भी विषय पर, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लेकिन किसी भी विषय पर यह कहा जाता है कि एक ही दिन क्यों, हमेशा क्यों नहीं। लेकिन एक दिन भी अगर हम देखें, आसपास भी देखें, तो यहाँ केवल एक मुझे महिला नज़र आती है और यहाँ भी एक दिख रही है। तो ये असमानता तो है ही, और इसको पूरा करने के लिए हमें कार्य करते भी रहना पड़ेगा। कानूनी तौर पर वो उसका केवल एक हिस्सा है, एक पहलू है, लेकिन दूसरी ओर जो एक सोच होती है या सामाजिक रूप से हमें सोचना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, वो बात रहनी चाहिए। तो इस दिवस पर मैं बधाई देने के तौर पर ये कुछ बातें कहना चाहती थी कि इन चीज़ों की ओर हम सब ध्यान दें, आप लोग भी विशेष रूप से ध्यान दें तो बेहतर होगा, क्योंकि महिलाएं केवल महिलाओं के लिए लड़ती रहें, ये भी एक असमानता है। अगर पुरुष भी महिलाओं को जगह देने के लिए सोच बदलें, अग्रसर हों, तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी भलाई होगी और आगे हम बढ़ेंगे आधुनिक जीवन में, आधुनिक दुनिया में, आधुनिक देश में। साथियों, इसके साथ साथ ये समय जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात जो देश में है, प्रदेश में है, हमें सबसे ज़्यादा पिछले दिनों में जो हमने देखा है, हरियाणा के जीवन को प्रभावित किया है, वो किसानों का आंदोलन है, महंगाई है। किसानों का आंदोलन 100 दिन हो गए हैं, निरंतर चल रहा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमारा अन्नदाता किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अभी भी डटा हुआ है। और ये सरकार जिस तरह से जिद पर अड़ी हुई है, ऊपर से नीचे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की, राज्य की, इनकी ओर से जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आती। जो कुर्सियां और करो, जो सरकार को किसी भी मुद्दे को लेकर जब लोग खड़े हो जाते हैं, कोई बात होती है, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, दुख दर्द बांटने की बात करनी चाहिए। नेगोशिएशन एक है, अपनी जगह है मुद्दे को लेकर, लेकिन 200 से अधिक लोग जहां जिनकी जान चली जाए तो संवेदनशीलता तो ज़रूर आनी चाहिए। और राज में रहते जो सत्ता में होते हैं, उन्हें संवेदनशीलता दिखाना सार्वजनिक जीवन में ये भी एक मांग होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। चाहे आपको याद दिलाऊं, जब नोटबंदी की भी बात थी, लोगों की जान गई, तब भी नहीं दिखाया, और अब भी अब तो दिखावा भी नहीं चल रहा है। शुरू में दिखावा किया, अब दिखावा भी नहीं। तो ऐसी बात है जिसको लेकर हमारे राज्य में लोग बहुत पीड़ित हैं। अभी हमारा सेशन चल रहा है, सेशन में
अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है। आप में से बहुत से साथी हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि इससे क्या हासिल होगा, आपके पास नंबर नहीं है। तो ये तो दिख ही रहा है, हमारे पास तो जितने नंबर हैं वो तो हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के कई मकसद होते हैं। मकसद ये है आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी के इंडिपेंडेंट, दूसरी पार्टियों के कुछ लोग, विधायकगण ऐसे हैं जिन्होंने बाहर निकलकर इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, बात की है। तो ये मौका है जब इस बात पर फोकस किया जाए, उन लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए एक और दूसरी ओर जो हमारा किसान, अन्नदाता, मजदूर है, उसको भी दिखाना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो ये बातें होती हैं राजनीति में, लोकतंत्र में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये उसका हिस्सा है। और इसके माध्यम से बहुत सी बातें उजागर होंगी। वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सेशन तो छोटे ही होते हैं, बहुत से मुद्दे रह जाते हैं जो बिना डिस्कशन के निकल जाते हैं। तो इसके माध्यम से एक अच्छा डिस्कशन भी होना चाहिए, बातें भी सामने आनी चाहिए, उजागर होनी चाहिए। तो किसानों की ये बात रही, हम चाहेंगे कि सरकार इसमें आगे आए, बढ़े, क्योंकि बहुत से सरकार के लोग ऐसे हैं जो जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक के सामने फेस नहीं कर पा रहे। ऐसा माहौल जो प्रदेश में बना हो तो उसको ठीक करने का भी कोई सरकार के पास आज के दिन हमें नज़र नहीं आ रहा कि उनके पास कुछ ऐसा तरीका हो कि वो स्टेलमेट को तोड़ सकें। राज्य सरकार तो बिल्कुल असहाय सी नज़र आती है और बहुत से मुद्दे हैं। आपने देखा अभी हाल ही में, हाँ, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और जो महंगाई है, आसमान को छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत, एलपीजी की कीमत बढ़ती जा रही है और सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि ये क्यों हो रहा है, कोई एक क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट दे सकें, लोगों को कन्विंस करा सकें कि ये कारण है कि इसलिए हम ये कीमत बढ़ाने में मजबूर हैं। ये नहीं बता पा रहे। पेट्रोल डीजल, हाँ, लोगों को गुमराह करना तो इनकी पुरानी आदत है, लेकिन आम आदमी, ग्रामीण, शहरी, मिडिल क्लास, सभी लोगों को, सबके जीवन को ये बढ़ती हुई कीमतें प्रभावित कर रही, लेकिन सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा। साथ में साथियों, 75% आरक्षण जिसकी बात कही गई, अब इसको कैसे ये लागू करेंगे बताएं। अनाउंसमेंट करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस सरकार की इतनी क्रेडिबिलिटी है? क्या ये सरकार लोगों को, हमारे युवा को कन्विंस करा पाई है? अपनी ओर से तो बहुत खुश नज़र आए अनाउंसमेंट करते हुए ये सरकार, लेकिन कहीं इसका स्वागत हुआ क्या? क्या युवाओं में, युवा वर्ग में खुशी की लहर दौड़ी? क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है इस सरकार की। और मुझे बता दीजिए, क्रेडिबिलिटी बनेगी भी कैसे जब खुद केंद्रीय वित्त मंत्री ने, उनकी समझ से बाहर है ये कानून जो ला रहे हैं। तो लोग कैसे इसको मानेंगे? हरियाणा के लोग कैसे मानेंगे? इसके विभिन्न
बिंदु हैं जिन पर नज़र डाली जा चुकी है। सब बातें मैं यहाँ पर नहीं दोहराना चाहूँगी, लेकिन आप जानते ही हैं कई पहलू हैं। कैसे लागू किया जाएगा, नई इंडस्ट्री का क्या होगा, 50,000 से ऊपर की नौकरी उसमें है नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, तो बहुत सी बातें। फिर इंडस्ट्री का अपना नज़रिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक फिर से एक जुमला, एक दिखावा बनकर रह गया है। क्राइम रेट हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। सरेआम कत्लेआम, जगह जगह जैसे क्राइम सुनने में आते हैं, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, तो इसका मूल बात जो है उसमें हम जाएं कि क्या जो क्रिमिनल, पोटेंशियल क्रिमिनल या कोई भी क्राइम करने से पहले उसको एक डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए। डर होना चाहिए, और डर से ही होता है। प्रशासन का एक डर होना चाहिए कि कानून व्यवस्था इतनी सख्त है हमारे यहाँ कि अगर मैं कुछ ऐसा कदम उठाने जाऊं तो कल को क्या होगा। डर होता है, लेकिन वो डर आज के दिन नहीं है। डर से भयभीत तो जनता है। क्राइम करने वाले को कोई डर नहीं। उल्टा हिसाब हो गया है हमारे राज्य में। ऐसी ऐसी बातें हैं हमारे सामने। रोज अखबार जब हम खोलते हैं तो कितने क्राइम के केसेस सामने आते हैं, तो ऐसे लगता है कि पूर्ण रूप से अराजकता फैली हुई है हमारे राज्य में। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों से डरकर भाग रहे हैं जनप्रतिनिधि, लोगों में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लोगों का विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन सरकार का क्या हाल हुआ है। आपस में कोई तालमेल नहीं है सरकार में, मंत्रियों में, प्रशासन में। जब आप कॉन्फिडेंस नहीं आपस में पैदा करते तो प्रशासन में तो आपकी पकड़ कैसे रहेगी, कैसे आप काम ले पाएंगे। मंत्रियों की नहीं बनती, अलग अलग विचार रखते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि सच में है या लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये सब ड्रामा रचा जा रहा है। ऐसे में ये सेशन चल रहा है। तो ये बातें हैं साथियों जो कुछ आपके सामने रखना चाहते थे। आप कुछ पूछना चाहें? ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस की अपनी स्थिति का परीक्षण है कि उनके विधायक ही इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ पूरी तरह से नहीं है। देखो, ये बात अब सरकार कुछ भी कहेगी, कैसे नहीं है आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस के तो सभी इसमें है ही, लेकिन असली बात तो ये है कि सरकार को एक्सपोज करने की बात है। अब वो पहले ये देख लें कि इनके साथ क्या हो रहा है। जब ये सदन में आकर सरकार की ओर से जवाब देंगे तो हमें बताएं कि कौन मंत्री क्या पक्ष रखेगा। क्या खुद मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास है? ये बात तो देखने वाली है। हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं कि कोई मंत्री कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मुख्यमंत्री का कुछ नजरिया है। तो सदन को फेस करते समय वो अपना पक्ष रखें, सफाई रखें। ये इम्तिहान विपक्ष का नहीं, पक्ष का है, जो सत्ताधारी पक्ष है उनका इम्तिहान है ये। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मैम, जैसे आपने कहा कि चेहरा उजागर करने की कोशिश, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करेंगे क्या वोटिंग के जरिए कि यहाँ हम कृषि कानून ठीक है, इसके पक्ष में है, और ये आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन, इसका पूरा मकसद क्या है? जी बिल्कुल, मकसद ये है कि एक्सपोज हों लोग, बाहर कुछ अंदर कुछ, वोटिंग
तरह की बातें हैं, वहाँ पर जनता के सामने पक्ष रखें, रिकॉर्ड में आएंगी ना ये बातें। बाहर की जो बात होती है वो तो कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड है या कुछ और है या कहाँ कहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन सदन में जो आप बात करेंगे वो रिकॉर्ड पर आएंगी बातें, एक्सपोज होना चाहिए सर। सत्ता पक्ष में भी किसी एक पर्टिकुलर पक्ष से आपको ऐसी उम्मीद है कि वो इन कृषि कानूनों के खिलाफ बोल सकता है? मैंने दोनों बातें कही आपको कि एक तो हम चाहेंगे जो वोटिंग का जरिया होता है, वोटिंग के जरिए दिखाएं कि भाई वो किसके साथ खड़े हैं। एक वहाँ पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट करें, वहाँ पर बोलें आप किसके साथ खड़े हैं, तो जनता को जानने का ये अधिकार तो है ना। और ये मौका कांग्रेस पार्टी दे रही है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके ऊपर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर जाते हैं, G20 खड़ी करते हैं, कि खुद के बीच में विश्वास नहीं रहा, इनकी पार्टी के नेतृत्व पे इनको भरोसा नहीं रहा। आपका नाम लेके कह रहे हैं कि शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में विश्वास नहीं है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव कैसे लेकर आ रहे हैं? ये बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कही, तमाम बीजेपी नेता जब भी मीडिया के सामने होते हैं ये बात। ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ है। सरकार कटघरे में खड़ी है और वो अपना पक्ष रखें, अपनी बात बताएं। इसमें कटघरे में सरकार खड़ी है, ना कि विपक्ष। G23 का उदाहरण देके कांग्रेस पर हमलावर होने का काम करते हैं। पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैंने कहा जैसा कि आप ये बताइए कि जो एक्सपोज हुई है बात, ये अपनी बात तो बताएं कि इनके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री और इनका आपस में क्या चल रहा है। इनके एमएलएस बाहर कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कोई अपने पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं, वो सारी बातें तो सरकार रखे ना सामने। आज के दिन सरकार जो चला रहा है, जवाबदेही उनकी है। मैडम, G23 में जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगातार टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है उनका वहां पर जाना और इस तरह की बातें करना वो ठीक था? आपके और नेता प्रतिपक्ष है वो हरियाणा के अंदर। जैसा मैंने कहा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और हमारी हाईकमांड ने देखा है। हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी से आप सहमत हैं? जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मैंने कहा कि जो हमारी हाईकमांड है वो देख रही है और जो टिप्पणी है वो उधर से आ रही है और हमारी पार्टी का ये मामला है। आपको लगता है नेता प्रतिपक्ष बदलने की जरूरत है G23 के बाद? अब तो पता नहीं कहाँ से कहा बात को। आपके द्वारा अधिकृत प्रवक्ता प्रदेश का और एक एक्स मिनिस्टर जो कि कांग्रेस का सीनियर लीडर है, वो दो टीवी पर आकर बोलते हैं कि इन नेताओं को बाहर कर दो G23 को, ये पार्टी के खिलाफ बात है। तो क्या आप अपने प्रवक्ताओं के बात से सहमत है या उनकी निजी टिप्पणी है? मैं देखूंगी क्या कहा है, मैंने देखेंगे क्या कहा है। अनिल विज ने, गृह मंत्री ने डीजीपी को लेकर कमेंट किया है कि ये अक्षम है। ये डीजीपी को लेकर अनिल विज ने कमेंट किया है कि ये अक्षम डीजीपी है, इनको हटाया जाए। सीएम कह रहा है कि नहीं साहब, नहीं हटाएंगे। अब आप यही उसके साथ में अनिल विज ने ये भी कहा है कि सीएम का हेलीकॉप्टर अगर ग्राउंड पे स्टेट में नहीं उतर पाता है, इससे समझ जाना चाहिए कि डीजीपी कितने सक्षम है। तो क्या ये स्वीकारोक्ति है गृह मंत्री की खुद सरकार की तरफ से कि सरकार ग्राउंड पे नहीं है? नहीं, ग्राउंड पे तो खैर सरकार उतर ही नहीं पाई, वो तो उतर ही नहीं पाए, उनको तो हवा में ही वापस कर दिया गया। लेकिन उस बात को छोड़िए, बात ये है कि जो इस तरह की बातें आती हैं ये एक्सपोज कर रही है इस सरकार को कि किस तरह से ये सरकार चल रही है। पहली बात, अल्पमत की सरकार थी, इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और जितने भी हैं इनका आपस में आप देख लीजिए, एक उस लेवल पर जो विरोधाभास है वो लोगों के सामने जब आता है तो सरकार की क्या क्रेडिबिलिटी है, प्रशासन कैसे काम करेगा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो लॉ एंड ऑर्डर का है उस पर आप कैसे ग्रिप पाएंगे। तो इसकी जवाबदेही सरकार की, और सरकार कटघरे में खड़ी है। यहाँ पर तो खुद मंत्री मुख्यमंत्री को और अपने सीनियर अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो ये सरकार कैसे चल सकती है और आम जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी? दे स्टैंड फर्मली इन द डॉक फॉर दिस।
और जो हमारे बारे में करते हैं वो खुद अपने कांच के घरों में जो रह रहे हैं वो देखें कि उनके ऊपर क्या है, अपनी सरकार वो कैसे चला रहे हैं। जब खुद मंत्री को अपने आला अफसरों पर विश्वास नहीं और इस तरह की बात करें अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं, तो ये सरकार कैसे चल सकती है? क्या जवाब देंगे ये जनता को? जनता इन पर कैसे विश्वास करे? तो जो आप दे नीड टू आंसर। जो आप कह रहे थे G23 का इशू तो पार्टी का अंदरूनी मामला हाईकमान देख रहा है, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा में विपक्ष के नेता के बीच तालमेल के ऊपर बारे में जितनी लोग हैं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उसमें अनिल जी हैं, उसमें और दूसरे नेता भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि वो कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करने की बजाय जो अपना कर रहे हैं पहले उसके बारे में जवाब दें और फिर हमारे ऊपर आए। हमारे ऊपर आप मुझे बता दीजिए यहाँ कोई ऐसी बात आई है? यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं आई। वो आपसे तो जानना चाह रहे हैं वो हमारे से क्यों जानना चाह रहे हैं? मैंने तो कहा ये तो हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी की बात है। वो जो एक्सपोज अपने आप को कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, जवाब उसके बारे में दें। बोलते हैं ना, पीपल इन ग्लास हाउसेस कांट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता एक तालमेल में चल रहे हैं, मैं इशू ये है। बात ये कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई बजट सत्र से पहले, उसमें आप नहीं थे। बजट सेशन से पहले विधायक दल की थी वो तो मीटिंग, वो तो हर हफ्ता करते हैं, उसमें कौन सी बात है? प्रदेश अध्यक्ष से जो मार्च करते हैं उसमें आप नहीं हो पाते हैं, वो राजभवन में नहीं, देखो एक मिनट मैं आपको बताना याद दिलाना चाहूँगी। जब मार्च हुआ, पार्टी की ओर से जब मार्च किया गया तो उसमें एमएलए भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, सभी लोग थे। वो पार्टी की ओर से प्रोग्राम था। ये जो था ये सीएलपी का था, तो उसमें तो साफ डिस्टिंक्शन आपको दिखनी चाहिए। जब पार्टी की ओर से प्रोग्राम हुआ तो उसमें पार्टी का हिस्सा सीएलपी भी था और वो भी सब साथ थे जब मार्च किया और यहाँ प्रोग्राम किया। सो दैट वाज अ पार्टी प्रोग्राम। पंजाब के जो प्रोग्राम चलते हैं, पंजाब में जाखड़ साहब इसी तरह बराबर चलते हैं, मंत्री करते हैं, वो भी मिलते हैं बाहर आके सारा जो भी रोक प्रकट करते हैं। पंजाब में वो लोग सत्ता में हैं, पंजाब का प्रोग्राम्स हैं, क्या वो कांग्रेस के प्रोग्राम नहीं है? जो सीएलपी के नेता प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम कांग्रेस के नहीं है? उन विधायकों के केवल प्रोग्राम? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। देखो, जब पीसीसी करता है वो पार्टी का प्रोग्राम एक अलग ढंग से है। सीएलपी है वो भी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो क्योंकि सेशन है या और है तो वो अपने हिसाब से और प्रोग्राम भी अगर कर लेते हैं उसमें तो कोई ऐसी आप हमें देखो कुछ डिबेट तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। आपने 10 सवाल पूछ लिए, मैंने 10 के 10 जवाब दे दिए। पिछले 6 साल में देखो, सवाल आपका, जवाब मेरा। जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे पिछले 6 साल में और नेता जो उस वक्त थे, उस वक्त विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन जो अपने एक ग्रुप के नेता थे, ये अलग अलग ही चलते थे। तभी बातें ऐसी थी। हम ऐसी इसलिए बात करते हैं कि पिछले 6 साल में वो कहते थे पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। अब आप ऐसे कह रहे हैं कि पार्टी का प्रोग्राम है, ये सीएलपी का। अब बात ये है कि आप फिर भी उसी चीज की कंटिन्यूटी चाह रहे हैं कि पिछले इतने साल जो रहा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, नहीं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। पिछले दिनों हम आए, हमने कोर्ट अरेस्ट किया, हम गवर्नर हाउस तक गए, उसमें सीएलपी मीन्स एमएलए साहिबान और सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग सब साथ थे। तो कब नहीं थे? वो पार्टी की तरफ से वो प्रोग्राम था ना। मैडम, हरियाणा में जहरीली शराब कांड हो गया, लॉकडाउन में शराब की तस्करी हो गई, अच्छी बात। एससीटी की रिपोर्ट आ गई, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। सरकार लगातार एक्शन लेने की बजाय उसको आगे बढ़ाती जा रही है। अभी चीफ सेक्रेटरी को एनालिसिस करने के लिए सौंप दिया। तो आप कांग्रेस का क्या स्टैंड है? थैंक यू, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है, बल्कि ये भी मेरा एक पॉइंट था। थैंक यू, आप ध्यान उस पर ले आए हैं वापस। इस सरकार की जो कारगुजारी रही कोरोना के समय या उसके बाद, जब से ये सरकार बनी है, समय कितना हुआ है, लेकिन इनकी देन केवल स्कैम्स रही है। चाहे जैसा आपने कहा शराब घोटाले की बात है, चाहे रजिस्ट्री स्कैम्स हैं, चाहे कुछ हैं, छोटे से बड़ा। आप किसी शहर में चले जाइए, उनकी म्यूनिसिपैलिटी ले लीजिए, कॉरपोरेशन ले लीजिए या ये स्टेट लेवल के ले लीजिए, हर जगह घोटाले हैं। घोटाला सरकार है ये, इनकी देन ही घोटाले रही है इस सरकार। और इन चीज़ों की ओर से ध्यान बांटने के लिए ये दूसरी बातें करते हैं या विपक्ष के ऊपर उंगली उठाते हैं, अपनी कमियों की ओर से ध्यान
हटाने के लिए, ध्यान बांटने के लिए। उन चीज़ों का जवाब, इन घोटालों का जवाब ये सरकार आज तक नहीं दे पाई है, और इनको हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस बात पर भी कांग्रेस पार्टी घेरेगी कि इन बातों का जवाब दें कि ये किस तरह के घोटाले और आज तक आपने किया क्या है। दिखावा किया है, SCT, SIT, फलाना, ये वो, धमकाना, जवाब कुछ नहीं है। जनता को आज तक ये कुछ दिखा नहीं पाए हैं कि इन्होंने उसमें से क्या निष्कर्ष निकाला है, कौन दोषी हैं। जो दोषी भी होते हैं उनको साथ के साथ बहाल कर देते हैं। तो इसका मतलब इनके लिए करप्शन इज नथिंग, करप्शन इज नॉट एन इश्यू, इट इज लीगलाइज्ड करप्शन इन दिस गवर्नमेंट। फिर घूम के वो यहाँ रिपोर्ट में कुछ ऐसे बड़े नाम शामिल हैं अधिकारियों के जो संलिप्त हैं सारे मामले में, वो अगर सामने आ जाएंगे सरकार हिल जाएगी। क्या आपको कोई जानकारी है? ये वहीं पर इसका पर्दाफाश किया जाएगा। मैम G23 में जो हरियाणा से फिर आप तो वहीं पे स्टक हो। मैम G23 कुछ और भी पूछ लो। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको उसको नोटिस करेंगे डिसिप्लिन? जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी नोटिस कर रही है इसको। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसान जो है भाजपा और जेजेपी के और आजाद विधायकों का घेराव कर रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं। क्या कांग्रेस भी आजाद विधायकों से कोई मुलाकात करके इसका समर्थन करने के लिए कुछ तरह? देखो, बहुत से लोग हैं जो इंडिविजुअल ढंग से, ये मैंने पहले भी कहा था, इंडिविजुअल ढंग से कुछ कहते हैं, बात भी कर लेते हैं, कहीं मिलते हैं वहाँ भी बात हो जाती है। तो बहुत सी ऐसी बातें, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये लोग अब साफ तौर पर बाहर आएं और अपना पक्ष रखें, अपनी स्थिति क्लियर करें। मैडम, 2 उपचुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसके साथ साथ पंचायत चुनाव की तैयारी सरकार कर रही है, तो इसको कांग्रेस की क्या तैयारी है? नहीं, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि एलनाबाद अलग है, कालका अलग है। कालका में जिस तरह से किया गया ये सब जानते हैं, जिस जल्दबाजी में हमारे विधायक को इन्होंने अनसीट किया, जिस तत्परता से किया, जिस ढंग से किया, वो सबके सामने है। लीगली भी उसको देखा जा रहा है, पर जहाँ जो बात होगी उसको कांग्रेस पार्टी फेस करेगी, पहले भी करती रही है, आगे भी करेगी, दिक्कत की बात नहीं। इलाहाबाद अलग कैसे लड़ती रही इलाहाबाद? नहीं, वो तो चलो आप मजाक करना चाह रहे हैं। एलनाबाद बाई इलेक्शन अलग कारण से अनाउंस हुआ और यहाँ का अलग कारण से। क्यों नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, कैसे नहीं लड़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से आपका तालमेल है उसमें क्या है स्थिति? तालमेल नेता विपक्ष उपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस विधायक के नेता या संगठन के बीच में जो तालमेल है, समन्वय जो है, वो समन्वय पार्टी लड़ती है भाई, पार्टी लड़ती है चुनाव, उसमें क्या बात है, सिंबल पार्टी का होता है। मैडम, 75% जो आरक्षण इन्होंने दिया है, ये जननायक जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्या युवाओं को रोजगार दिलाने में कोई दिक्कत है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमने रोजगार दिया तो युवाओं को ये दिया। आप हमें ये बताइए कि आज तक इनके हाथ किसने पकड़े हुए थे हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने को? क्या इनको आज कानून की जरूरत थी? अब तक के जो रोजगार के अवसर थे वो क्यों नहीं मिले? और जो सरकारी अवसर थे इनके हाथ में थे, इनके द्वारा सेटअप किए हुए बोर्ड कमीशन के माध्यम से जो नौकरियां मिली हैं, वहाँ पर क्या हरियाणा के युवा जिनके ये इतने बड़े हितैषी हैं, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? उस चीज़ के बारे में बताएंगे। जो आप बाहर से लाकर लोगों को आपने नौकरियां दी हैं, तो आप ये बताएं कि क्या कारण रहे। और आज भी आपने जो लूप होल छोड़े हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो वो लूप होल कैसे? और जो नौकरियां अभी तक आपने दी हैं, आप देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में आप देख लीजिए कितने लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनकी नौकरियां आपने छीन ली, जो अपॉइंटमेंट लेटर तक आपने नहीं दी। 5-5, 6-6 साल हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। एक एक पेपर आपका लीक हुआ है, एक एक पेपर। रोजगार कहाँ से देंगे आप? क्या कारण है? क्या इन चीजों को आपने देखा है? तो दिखावा ना करें,
असली बात करें, हरियाणा के युवा को रोजगार मिले, इससे कौन इनकार करेगा? कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारा मैनिफेस्टो भी कहता है, लेकिन मंशा में और दिखावे में बहुत फर्क होता है। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूछा जाता है कि कांग्रेस वालों से ये भी पूछने का काम किया जाए कि 75% आरक्षण देना हाँ या ना में सही है या गलत है। कांग्रेस उसका सपोर्ट करती है। आपने कहा कि फिजिबल नहीं है, देंगे नहीं, दिखावा है, लेकिन ये देना मतलब एथिकली या कहें कि असैद्धांतिक तौर पर क्या सही फैसला है हरियाणा के युवाओं के लिए? देखो, हरियाणा के युवा को तो रोजगार देना ही चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सीएमआई की रिपोर्ट के खिलाफ रिपोर्ट बता रही है कि हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। इन चीज़ों का जवाब तो चाहिए ना हमें। अगर ये कानून आप ला रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि ये कानून क्या ठीक से चलेगा जब आपके खुद केंद्रीय वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। आप पहले उन बातों का जवाब दीजिए। हमने कब कहा? हमने तो खुद कहा, मैंने अभी कहा हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है। आप स्वागत करते हैं? तो स्वागत हम क्यों करेंगे? हम असली बात देखेंगे तब स्वागत करेंगे। ये क्या मतलब है कि भाई वो कुछ करें और हम बिना दिमाग के स्वागत नहीं कर सकते, बिना देखे स्वागत नहीं कर सकते। करके दिखाओ, करके दिखाओ। खिलाड़ियों को ग्रुप डी में हम तो स्वागत तब भी करते हैं जब इतने घोटालों का की असलियत सामने आती है। हम स्वागत करते। खिलाड़ियों को ग्रुप डी में जो अच्छा काम होगा हम करेंगे स्वागत। लेकिन आप बताइए पहले ये इसका हमें नतीजा दिखे जी। खिलाड़ियों को ग्रुप डी में नियुक्तियां देकर सरकार ने नीति की शर्तें बदल दी नियुक्ति देने के बाद, और उनको हटाया जा रहा है। तो ये तो आप देख ही रहे हो। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। जो नौकरियां दे रहे हैं उनको हटा रहे हो, जो इतने इतने साल से नौकरियों पे बैठे थे उनको हटा रहे हो, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे नहीं रहे हो। तो कौन से आप युवाओं के हितैषी हो? जुमले पे जुमला। ओके, एनीथिंग और कुछ? जनरल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह जी अरोड़ी, एक्स MP। नीले जी को आप जानते ही हो, नीले सैनी, मीडिया हमारा देख।